हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी आपके एस्टेट 2022 के लिए, उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूं। सीडीपी साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, तीनों ही लेवल के बच्चे देख ले भाई, तीनों ही लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। इसी तरह से जो आपके और सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेस डालूंगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे फास्ट रिवीजन के साथ। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे चीज़ों का, ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे आपका एनालाइज हो पाएगा और अपनी गलतियों में भी सुधार कर पाओगे कि किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इसकी वीडियो की। थोड़ा स्पीडली चलेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं भाई, और आपके और सब्जेक्ट की भी क्लासेस देनी है, ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जितने भी यहाँ पे लिए हैं, तीनों ही लेवल के बच्चे देख लें, ठीक है, सभी का एनालाइज हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सहविद्यालय सहशिक्षक पद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। इनमें से कौन सी गतिविधि है, ठीक है, जिसको बच्चे के सहविद्यालय और सहशिक्षक, ठीक है, पथ के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो सामाजिक कौशल बिल्कुल होता है, सृजनात्मक कौशल भी होता है, अभिवृत्ति एवं मूल्य भी होता है। बाकी पाठ्यचर्या विषय आपका नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में, तो नहीं को देखते हुए आंसर देना है। पाठ्यचर्या विषय आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। संज्ञान से संबंधित देखो फ्रेंड्स, आपका जो प्रत्यक्ष बोध होता है संज्ञान से संबंधित होता है, मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। चिंतन भी होता है, संप्रतन निर्धारण भी होता है। बाकी चलना आपका संज्ञान से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। जब आप चलते हो कई बार ऐसा होता है, ठीक है, आप सोचे बिना सोचे समझे भी आप चलते रहते हो, ठीक है, तो आपका संज्ञान से संबंधित नहीं होता चलना की जो गतिविधि है। बाकी प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, ये सारी है आपके जो है माइंड से रिलेट करते हैं। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे कि बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ, ठीक है, इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीख लेता है, ठीक है। खुद के द्वारा जाने हुए जैसे कि बाघ, कुत्ता, इन सारी चीज़ों को वो खुद के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। इन सारी चीज़ों को उसको पता है ये चीज़ें क्या होती हैं, फिर इनसे ही रिलेट करके एक नया शब्द सीख गया, वो था मांसाहारी शब्द। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहेंगे, ठीक है। संयोगात्मक सीखना कहेंगे, सहसंबंध कहेंगे, अधीनस्थ कहेंगे, या महाकोटि का सीखना कहेंगे। देखो इसका आंसर होगा महाकोटि का सीखना, ठीक है। इसका राइट आंसर महाकोटि का सीखना रहेगा, क्योंकि देखो उनके आधार पर वो क्वेश्चन सीख गया है। बहुत बड़ी बात है कि ये जो बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ होते हैं ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो महाकोटि का सीखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, घुमा के पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम से पहले रिविजन हो रहा है कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है, तो आपको करना है। बालकों की यह समझ के कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलता, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देती हूँ। बालकों की यह समझ के चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी है, ठीक है, जैसे कपड़े, बाल, स्टाइल अपना ले तो उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलता। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहेंगे। लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, लिंग रूढ़िबद्धता या फिर लिंग संगतता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो फ्रेंड, इसका आंसर रहेगा लिंग संगतता, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का काल बताना है। उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, 2 से 6 है, 6 से 12 है, या 4 से 7 रहेगा, 11 से 15 रहेगा। तो बताइए राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो 6 से 12 वर्ष आपका उत्तर बाल्यावस्था का काल रहेगा, ठीक है। तो 6 से 12 आपका टोटल भी रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था है तो 6 से 12, यहाँ से आपको क्या है भाई, यहाँ से आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो एक होते हैं ना, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व उत्तर बाल्यावस्था, ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। जब आपको पता है पूरा ही टाइम पीरियड आपको पता है तो उसी में से डिवाइड कर दिया होगा पूर्व बाल्यावस्था और आपका उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखो 11 से 15, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका 12 वर्ष के बाद जो है पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, या फिर किशोरावस्था में आ जाएगा। तो 11 से 15 ये तो इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे 2 से 6 आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका शेष अवस्था में होता है। 4 से 7 आपका पूर्व बाल अवस्था में हो जाएगा। तो इसी तरह से उत्तर बाल अवस्था आपका 6 से 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आपको अपनी चीजें पढ़ी हुई, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। उस पर यहाँ पे जो एग्जामिनर है क्वेश्चंस को घुमा के पूछेगा, थोड़ा आप ध्यान दोगे, कंसेप्ट को अपने माइंड में रिवाइज करोगे, ठीक है, तो आप आंसर ठीक ही निकालोगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है। किस तरह का मूल्यांकन कहलाता भी। सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, उपयोग दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो समग्र मूल्यांकन, ठीक है, वो कह रहा है भाई समग्र विकास का आकलन कर रहा है, तो समग्र मूल्यांकन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई आपका
ब्रॉनफेयर-वेनर बहुत अच्छे से की थी भाई इनकी थ्योरी हमने। ब्रॉनफेयर-वेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है भाई, इलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। तो उसमें आपके 5 मंडल हैं, ठीक है, सभी को पता होगा 5 मंडल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 मंडल दिए हुए हैं, इनमें से एक है भाई जिसमें रीति रिवाज और नियम है, तो कौन सा होगा राइट आंसर बताओ, मैक्रो होगा, माइक्रो होगा, मीसो होगा या फिर एक्सो होगा। देखो बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर रहेगा मैक्रो तंत्र। मैक्रो तंत्र इसमें होती है रीति रिवाज, ठीक है, आपके रीति रिवाज हो गए, आपके सिद्धांत हो गए, नियम हो गए, तो यहाँ इसमें मैक्रो में होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और आपको बता दूं माइक्रो क्या होता है, माइक्रो में भाई आपका लघु मंडल होता है हिंदी में, इसको हिंदी की बात भी ध्यान रख लेना, हिंदी के शब्द भी ध्यान रखना और इंग्लिश के भी ध्यान रखने हैं। देखो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश की टर्म पूछी गई है, ठीक है। तो मैक्रो जो होगा आपको उस इसको बृहत मंडल कहते हैं हिंदी में, मैक्रो को बृहत मंडल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे जो माइक्रो लिखा हुआ है इसको ठीक है, माइक्रो जो लिखा है इसको लघु मंडल कहते हैं। और इसमें क्या होता है माइक्रो में, इसमें बच्चा खुद रहेगा, ठीक है, उसका परिवार रहेगा, उसके स्कूल रहेगा, उसके परिवार के सभी सगे संबंधी हो गए और उसके दोस्त हो गए, तो सभी आपके लघु मंडल में आएंगे, ठीक है, माइक्रो सिस्टम में आ जाएंगे। इस तरह से मैक्रो में तो रीति रिवाज होंगे और माइक्रो में परिवार, विद्यालय, सहपाठी सभी हो जाएंगे। उसके बाद सुन लो मीसो, मीसो वाला है जो, ठीक है, मीसो तंत्र, इसमें क्या होता है भाई, मीसो तंत्र में भाई होगा आपका मध्य मंडल, इसको हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं। इसमें जो परिवार है और विद्यालय उनका संबंध दर्शाया होगा, ठीक है, ध्यान रखना मीसो में आपका संबंध दर्शाया होगा, ठीक है, बृहत मंडल इसको हिंदी में बोला जाता है। एक्सो तंत्र भी सुन लो भाई, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, एक आया हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, पक्का हो जाएगा, इसी क्वेश्चन से आपकी थ्योरी ही क्लियर हो जाएगी। ब्राउनफेयर-वेमर का एक क्वेश्चन पक्का लिखवा लेना, टीजीटी और पीजीटी वालों से तो जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सो तंत्र भी बता दूं, एक्सो सिस्टम 5 होते हैं टोटल, ठीक है, 5वां भी बता दूंगी। एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम में क्या होता है भाई, इसमें बच्चा स्वयं शामिल नहीं होगा, उसका कार्यस्थल होगा, सार्वजनिक स्थान होंगे, तो वो एक्सो सिस्टम में आएंगे, मतलब बाहरी मंडल में, ठीक है, बाहरी मंडल में एक्सो सिस्टम में हो जाएंगे। 5 और होता है भाई आपका घटक मंडल, इंग्लिश हिंदी में होगा और इंग्लिश में इसको क्रोमो सिस्टम कहेंगे। उसमें क्या रहेगा, उसमें घटनाएं को दर्शाया जाएगा, घटनाएं हो गई, स्थितियां हो गई, तो उनको दर्शाया जाएगा, तो वो घटक मंडल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमो सिस्टम ये 5 होते हैं, आपको ध्यान रखनी है, पांचों की इंग्लिश में भी और हिंदी में। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा, इसमें रीति रिवाज को दर्शाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद करते हैं भाई एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन है, एनडीआई। तो 8 नंबर क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है, मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था उनमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, ठीक है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, उससे भी आपका आंसर निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हिलगार्ड, एनडीआई के अभिप्रेरणा सूत्र के हिलगार्ड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूत्र संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। जीन पियाजे देखो हर बार पेपर में आ रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 से 2 नंबर दिलाएगा, सेपरेट वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो एक या 2 नंबर पक्के करने हैं, तो 10 से 15 मिनट की वीडियो, सारी ही चीजें दी हुई हैं जीन पियाजे की, प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टर 2022 सीडीपी साइकोलॉजी से, ठीक है। आप वहां पे आपको सभी की मिल जाएंगी, एक दो तो मिलेंगी, मैराथन बहुत ही छोटी छोटी मैराथन है, 2 घंटे में 12 टॉपिक है। एक है भाई वो 50 मिनट में, उसमें 6 टॉपिक क्लियर है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं और आपके सेपरेट डाली हुई है कुछ वीडियो, सारी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन में भी करना चाहते हो तो 3 से 4 घंटे में टोटल ही सारी हो जाएंगी, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, नहीं पढ़ूंगी दोबारा, ठीक है। ऑप्शंस आपके गिवन है, बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, बालक के संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, ठीक है। विशेषता पूछी अवस्था की विशेषता को दर्शाता है, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, देखो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ठीक है। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, संक्रियात्मक अवस्था पूछे ना, मूर्त संक्रियात्मक, तो उसको वो सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तार्किक विचार ये आपके उसमें हो जाएंगे किशोर अवस्था में, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पे वस्तु स्थायित्व का गुण दिया ये भाई आपका शेष अवस्था में होता है, ध्यान से सुन लेना, ये शेष अवस्था में होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बालक संरक्षण, संरक्षण कहाँ भी करता है भाई आपकी, ये जो संरक्षण करता है
ये भी आपका बाल्यावस्था में ही करता है, तार्किक विचारों को प्रकट होना। तो इसमें तार्किक विचार अच्छे से प्रकट नहीं होते हैं, शुरुआत होने लगती है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। सांकेतिक रूप से दर्शाना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, संकेतों से चीज़ों को दर्शाते हैं, सामने जो चीज़ है मूर्त रूप से उन पर कार्य करते हैं। तो सी नंबर इस तरह से आपका राइट हो जाएगा। थ्योरी आपकी क्लियर है तो आंसर भी बिल्कुल क्लियर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, पूर्ति अवस्था, गृह से पहले की आयु, फिर गृह आयु, दल आयु, ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। देखो प्रारंभिक विद्यालय आयु बिल्कुल है भाई, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है, सभी को पता होगा, टाइम पीरियड सबने याद किया होगा, ठीक है। प्रारंभिक जो विद्यालय आयु रहेगी 6 से 12 वर्ष तक की, वहाँ पे बच्चा स्कूल स्टार्ट कर देता है, 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल स्टार्ट करता है, और अब तो पहले ही कर देते हैं, ठीक है। बट हमको गिवन है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, स्टार्टिंग में है 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्कूल प्रारंभ कर देता है, तो ये अवस्था जो रहेगी प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं पूछा भी, नहीं पे ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा भी नहीं पूछा है। तो सैफुर्ती अवस्था बिल्कुल होता है, स्मार्ट एज इसको कहा जाता है, सैफुर्ती की अवस्था, तो बी भी हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है भाई गृह आयु दल की अवस्था, बच्चा गैंग टोली बना के रहता है, अपना ग्रुप बना के रहता है, तो ये हो जाएगा। गृह से पहले की अवस्था नहीं होती है, गृह टोली की ही अवस्था होती है आपकी बाल अवस्था, पहले की कोई अवस्था नहीं, इससे पहले कुछ नहीं होता। बच्चे की जो बाल अवस्था होगी गृह टोली बना के ही, गैंग बना के ही वो रहेगा। तो यहाँ पे अगर नहीं पूछा था तो आपका सी इस तरह से आप निकालना है, नहीं हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है तो भाई सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चंस उसी में से बन रहे हैं, बस आपको क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, और तभी बनाएंगे जब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, चीज़ों का जितना ज़्यादा एनालाइज आप करोगे, आपको चीज़ें पता होंगी किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस को पूछता है और हमको किस तरह से आंसर निकालने हैं। संगठनात्मक विकास के समाज को सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया भाई? जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने, जे एस ब्रूनर ने, कोहलबर्ग ने। देखो संगठनात्मक विकास से बहुत से बच्चे यहाँ पे जीन पियाजे करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया, ठीक है। तो इस तरह से समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को भी प्रस्तावित किया था भाई लेव वाइगोस्की ने, इसका राइट आंसर रहेगा लेव वाइगोस्की। थ्रस्टन द्वारा वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? थ्रस्टन के द्वारा प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तत्सत मानसिक क्षमताएं, ठीक है, उच्च मानसिक क्षमताएं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो इसका रहेगा आपका ए, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। उसके बाद चलते भाई, टिक कर देती हूँ, उसके बाद चलते भाई 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? रक्षात्मक युक्ति पूछिए भाई, तो ए है, बी है, सी है, डी है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ऑप्शंस, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है भाई आपका 30 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। साहचर्य नहीं है, बाकी आपने पढ़ा होगा, तादात्म्य करना, क्षतिपूर्ति करना, औचित्य स्थापित करना, ठीक है, सभी ने की होंगी रक्षा युक्ति, ठीक है। यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। क्षतिपूर्ति करना, साहचर्य नहीं होता है, बाकी तीनों हो जाएंगे, यहाँ पे डी नंबर गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक, संवेग सभी को पता है क्या होते हैं, ठीक है, बुद्धि का तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता, पूर्णाभूति, आत्म अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना, नहीं पूछा भाई। 40 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्यता, ठीक है, ए। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता है, आत्मविश्वास में कभी है, संवेगात्मक अस्थिरता है, अनियमित दिनचर्या है। अच्छे समायोजन की देखो सहनशीलता, भैया आप में जब सहनशीलता होगी तो अच्छे से समायोजन कर पाओगे, कहीं पे भी कर लोगे, ठीक है, जब आप सहनशील रहोगे तो। ये तो है आत्मविश्वास में कमी, ठीक है, खुद ही आप आंसर लगाओगे। अच्छे समायोजन की विशेषता है पूछा, ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता, यहाँ पे अस्थिरता की बात हो रहा है, यहाँ पे आत्मविश्वास की कमी की बात कर रहा है, यहाँ पे अनियमित दिनचर्या, जब आपका टाइम टेबल ही नहीं रहेगा तो अच्छा समायोजन हो पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सहनशीलता इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा क्वेश्चन था? 15 नंबर का ए हो जाएगा। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर यहाँ पे राइट किया हुआ भाई, ठीक है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है भाई? जो नई सूचना है उनको पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण, ठीक है। पूर्व जो रहेंगे उनको नई घटनाओं में सम्मिलित जब किया जाता है तो उसको आत्मसातकरण कहा जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, ठीक है। संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम स्नेह विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति प्रेम स्नेह का रवैया अपनाए। देखो ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं, इनका आंसर आप इजीली निकालोगे, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, कोई इस तरह से स्थान ले सकता है भाई? बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, अध्यापक है, माता पिता की तरह समझाएगा भी, डांटेगा भी, तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद है भाई आपका
वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। अच्छा, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, या फिर अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। तो यहाँ पे आपसे यह पूछा है, ठीक है, और आपको जो है आंसर पॉजिटिव देना है। तो वह अपने शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे। तो इसमें सभी ही चीज़ें हो जाएंगी। देखो, माता पिता का जब वो प्रेम करेगा तो माता पिता का प्रेम भी आ जाएगा, स्नेह विकसित हो जाएगा। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति, ये आपका वैसे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पूछता तो आपका डी हो जाता, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं। अगर आपसे नहीं पूछा जाता तो यहाँ पे आंसर डी होता, लेकिन यहाँ पे है पूछा है। तो जो आपके 3 पॉजिटिव यहाँ पे दिए हुए ना, वहाँ उनमें से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। शिष्य के माता पिता का स्थान ले, तो यहाँ पे स्थान इस तरह से भी स्थान लेने की बात भी देखे तो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। स्थान नहीं ले सकता, बट हाँ माता पिता की तरह प्रेम कर सकता है, ठीक है, धमका सकता है, चिल्ला सकता है, समझा सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। तो अपने शिष्य के प्रति प्रेम स्नेह की विकसित करेगा, तो वो चीज़ आपकी राइट हो जाएगी। शरारत के प्रति प्रेम का रवैया अपनाए, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई शरारत बच्चा करता जा रहा करता है, वो प्रेम ही करता जाए तो बच्चा बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। उसको डांटना भी पड़ेगा, समय के साथ उसको चीज़ें बताएगा, ठीक है, समझाएगा। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक आंसर रहेगा वो बी रहेगा। आई होप कि आप समझ गए, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया इस क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, बाल अपराध का कारण नहीं है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष बिल्कुल है भाई। शारीरिक दोष जब बच्चे में होगा तो बाल अपराध भी कर सकता है, ठीक है। उसकी अंदर से नेगेटिविटी उसमें भर जाएगी, बाल उसके कारण, शारीरिक दोष के कारण। असफल होगा तो बहुत सी नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। कई बार जो है बालक बाल अपराध भी कर देगा, ठीक है, तोड़ फोड़ मचा देगा घर में, ये सारी चीज़ें, या फिर स्कूल में। इस तरह से गरीबी भी एक कारण होता है भाई, गरीबी सब कुछ करवा देती है, तो गरीबी भी यहाँ पे हो जाएगा बाल अपराध का कारण। बाकी यहाँ पे नहीं पूछा है, तो उचित घरेलू जब वातावरण बच्चे को मिल ही जाएगा, संस्कार सब तरह से उसको सारी चीजें मिल ही जाएंगी, तो वो बाल अपराध करेगा क्यों भाई। तो उचित घरेलू वातावरण आपको राइट आंसर रहेगा। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नृतक मतलब डांसर होते हैं भाई, ठीक है, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, मैंने बहुत अच्छे से करवाई है। स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, ठीक है, स्थान से की जो नॉलेज रखते हैं वो स्थानिक बुद्धि उनमें होती है। तार्किक गणित, गणित से संबंधित जो जिनमें गणित की नॉलेज होती है ज़्यादातर, वो तार्किक गणितीय बुद्धि में आ जाएंगे। शारीरिक बुद्धि, ठीक है, शरीर गति, तो यहाँ इसी का आंसर यही होगा। तो नृतक, एथलीट, सर्जन जो रहेंगे उनमें शारीरिक जो रहेगी गतिक बुद्धि रहेगी। संगीत की जो नॉलेज रहती है संगीत बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से करना था। 21 नंबर क्वेश्चन है भाई, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। दृष्टि के सामने कोई चीज है, ठीक है, दृष्टि के सामने चीज है और दृष्टि से हट गई तो माइंड से ही निकल जाएगी वो चीज कि यहाँ पे कोई चीज भी थी या नहीं। तो किस अवस्था में होती है भाई, आप खुद ही सोचो, आप बड़े हो, आपके सामने कोई चीज है और आपके सामने से हटा दे तो क्या आपके माइंड से निकल जाएगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी, ठीक है। आपको पता है, रख दी होगी कहीं, तो है चीज। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था रहती है, जो बाल अवस्था होती है, उतने बच्चे मैच्योर होते हैं उस अवस्था में, उनको पता है घर में क्या है क्या नहीं है। उनके सामने से हटा लेगी तो उनको पता है कोई चीज थी, आई थी घर में, कहीं रख दी है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी हो जाएगी, ठीक है, इसमें भी बच्चा होता है। बस संवेदीकामक अवस्था ऐसी होती है, छोटा बच्चा आप देखोगे 2 साल तक के बच्चे के सामने से दृष्टि तक, जब तक जो कोई चीज उसके सामने है तो ठीक है, अगर हटा दी उसके सामने तो उसके दिमाग से भी निकल जाएगी, बाकी वो देख के ही उसको चीजें याद आएंगी। कौन सा भी प्रेरणा घटक नहीं है, तो आवश्यकताएं, रटन, स्मृति, अंतर्मोद, प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा घटक मैस्लो का बहुत अच्छे से किया था भाई। अभिप्रेरणा घटक तो आवश्यकताएं भी थी, ठीक है, आवश्यकता होती है, अंतर्मोद होता है, प्रोत्साहन होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भाई रटन, स्मृति, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका नहीं पूछा था तो इसका आंसर बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है, किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, ठीक है, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष तनाव या विरोध की अवस्था, या फिर सैफुर्ती अवस्था। तो इनमें से बताइए राइट आंसर आपका क्या रहेगा। ये क्वेश्चन है भाई आपका 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, तो उनकी मैंने पिक लेके आपकी पीडीएफ बना रखी है। तो इस तरह से 33 क्वेश्चन फर्स्ट में ही पूछे जाते हैं, तो इस तरह से इनके नंबर्स भी डले हुए हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है सफूर्ति की अवस्था, ठीक है। किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। देखो, बाल अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल होता भी बिल्कुल होता है, ठीक है। बाल अवस्था के बाद
बाल्यावस्था के बाद तो आती है आपकी किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है, युवावस्था से पहले आपकी किशोरावस्था हो जाएगी। तो ये होगा बिल्कुल समस्यात्मक, उलझन, तूफान, आंधी की अवस्था, समझाया हुआ, अच्छे से किया हुआ हमने, तो समस्यात्मक अवस्था रहेगी। संघर्ष, तनाव, विरोध, ये चीज वही हो गई है ना, संघर्ष करता है, तनाव करता है, विरोध करता है, तो ये भी रहेगी सैफुर्ती की अवस्था जो है बाल्यावस्था का उदाहरण है, ठीक है, इस तरह से करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण 25, तो आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण हो जाएगा, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण या फिर रेविस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। 25 नंबर का क्वेश्चन है भाई, दीजिए आंसर, इसका आंसर रहेगा ए, ठीक है, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण निम्न में सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि का आर्मी बीटा परीक्षण हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है भाई, कॉलवर के अनुसार, बहुत अच्छे से किया, कॉलवर की थ्योरी हमने, कॉलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों और नियमों के अनुरूप आंकता है, ठीक है। तो नैतिकता की कौन सी अवस्था होती है ये? नैतिकता की पूर्व परंपरागत, नैतिकता की परंपरागत, नैतिकता का पश्च परंपरागत या फिर नैतिकता की गैर परंपरागत। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है भाई बी, ठीक है, नैतिकता की परंपरागत स्तर होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, अपने जो उसके मानदंड रहेंगे ना, नियम जो रहेंगे, वो समझेगा कि हमको उनको नियमों को पालन करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा था, उसको पिता का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, जो है रेड लाइट को क्रॉस करते वक्त, तो वो समझता है कि अगर रेड लाइट क्रॉस पापा नहीं करते तो मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं होता, इसलिए हमें नियमों को मानना चाहिए। तो ये चीज हो गई, उनके अनुरूप आंकता है, ठीक है, अनुरूप आंकता है, तो आपका बी हो जाएगा, परंपरागत सत्र की 4th अवस्था थी। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विस्तार का, नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो वो क्या कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? रटकर सीखना, और ठीक है, क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं है भाई, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है। रटकर सीखना, अभिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, फिर अन्वेषण को सीखना, ठीक है। देखो, तो इसका जो आंसर रहेगा 26 नंबर का डी हो जाएगा, अन्वेषण खोज करके, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी अधिग्रहण अर्थपूर्ण सीखना ये नहीं होगा, इसका आंसर डी रहेगा इसके अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? समाजीकरण की प्रक्रिया के, सामाजिक रूप से समस्त तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं का करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, आत्म केंद्रित व्यवहार, तो नहीं पूछा था भाई। सामाजिक रूप से सम्मत 27 का, सामाजिक रूप से सम्मत तरीकों और व्यवहार का सीखना बिल्कुल है, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना ये भी है, सामाजिक अभिवृत्ति करना ये भी है, तीनों है, सामाजिक आत्म केंद्रित व्यवहार आपका गलत हो जाएगा। मैंगोलिज्म के प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों की लगभग बुद्धि सत्र प्रसार क्या होगा? 28 नंबर, ये मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है, मैंगोलिज्म का भी बता दूं, यहाँ पे 28 का ए हो जाएगा 20 से 25 में, ठीक है, तो ये रहेगा आपका 20 से 25 में, 20 से नीचे आपके जड़ बुद्धि हो जाएंगी। नाट्य खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाट्य खेल के बारे में, यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, यह संवाद रचना खेल मेक बिलीव प्ले के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, यह हमेशा पूर्ण उत्पादन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो इसका आंसर दीजिए भैया आप, नाटकीय खेल व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है, नहीं पूछा भाई, नहीं वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर लेना, नहीं वाले क्वेश्चंस हैं जो घुमा देते हैं। देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, ये हमेशा उत्पादक होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद चलते हैं गणितीय गणना संबंधित अक्षमता, बहुत अच्छे से की थी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो गणित से संबंधित होगी जब गामक असमता, बौद्धिक असमता, अधिगम असमता, दृष्टिबाधित असमता। यहाँ पे डिसेबिलिटीज का नाम पूछा है भाई, ठीक है, गणितीय गणना संबंधी अक्षमता है तो ये आपकी डिसेबिलिटीज होंगी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भैया आपका बी, ठीक है, अधिगम अक्षमता हो जाएगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ये, गणितीय गणना से संबंधित अक्षमता, ठीक है, इस तरह से आपको करना है, बहुत अच्छे से कराई हुई है भाई, ये डिसेबिलिटीज कर लेना, इनसे भी क्वेश्चन आया हुआ 1 नंबर का, जो मैंने वीडियो डाली थी 50 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने 6 टॉपिक करवाए, तो उसमें फोबिया, डिसेबिलिटीज, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कराए थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, बट एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अभी तक मैंने देखा है यहाँ पे एक टॉपिक एक क्वेश्चन दे रहा है, तो जरूर कर लेना भाई, ठीक है, फोबिया से भी क्वेश्चन आएगा, आगे देख लेना, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, तो जो गणित गणना संबंधी अक्षमता होगी ना, वो हो जाएगी आपका ये अधिगम अक्षमता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यह मस्तिष्क के बाइफ्रंटल लोब में स्थित है, यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायक है, यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है भाई, इसका राइट आंसर रहेगा यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद, ये नहीं होगा। बाकी ये मस्तिष्क बाइफ्रंटल लोब में स्थित है, ये भी ठीक है, ये तीनों ही ठीक हो जाएंगे भाई। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा। ठीक है, आपने चीजें पढ़ी हुई है तो इसका डी हो जाएगा, नहीं पूछा था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, दृष्टिकोण की यह मान्यता है, इनमें से कौन सी, पियाजे का संगठनात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या परिस्थिति तंत्र का। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है पियाजे का संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इनके दृष्टिकोण से नहीं है, बाकी जो है आपका व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम सिद्धांत तीनों ही हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन भाई, यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम व्याख्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनावादी, प्रकार्यवादी या संज्ञानवादी। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स का चूसना, आग झपकाना, तैरना या कार चलाना नवजात शिशु है भाई। ठीक है, सभी आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, बट कमेंट करके बताना सभी बच्चों का कि इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नहीं निकाला तो ठीक है, कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ने का। ठीक है, निम्नलिखित में से नवजात शिशु है, आग झपकाना कारण है, चूसना है, तैरना है, कार, इनमें से एक नहीं है, एक बताना। आपको कमेंट करना भी, सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहा है सभी को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और लिखना मत CD इस तरह से लिख के बता देना। ठीक है, C रहेगा, A रहेगा, B रहेगा, D रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पूछा है। तो ए है, खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ाने के साथ कम हो जाती है, आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता है, साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु दल बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, या फिर आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो सी हो जाएगा इसका, साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये आपका यहाँ पे नहीं पूछा था तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं बढ़ती जाती है। ठीक है, देखो खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती जाती है। ठीक है, आयु बढ़ने के जो खेलेगा बच्चा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो उसका रुझान खेल के प्रति कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, बच्चा छोटा बच्चा है, जैसे उसमें मैच्योरिटी आने लगती है तो उसके खेल में भी परिवर्तन होता है। उस तरह से छोटा बच्चा है, पहले आप देखोगे पकड़म पकड़ाई खेलेगा, छुपन छुपाई खेलेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देगा, क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेगा, तो इस तरह से उसके खेल में सामाजिक जो है परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है, इस तरह से नहीं है, ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा था तो नहीं आपका आंसर है भाई। बुद्धि का त्रिसूत्रीय सिद्धांत पियाजे के द्वारा, बीने के द्वारा, कैरोल के द्वारा, कैटल के द्वारा। त्रिसूत्रीय सिद्धांत सभी को पता होगा, 8 नंबर का आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा, कैरोल के द्वारा। पियाजे के द्वारा नहीं था, बुद्धि का त्रिसूत्रीय सिद्धांत बीने के द्वारा भी नहीं था, केटल के द्वारा भी नहीं था। तो इस तरह से आपको इनमें से अगर 3 भी पता है तो आप इजिली 4th का आंसर लगा लोगे। देखो फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर ले आते हैं, तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है। सुरक्षा युक्ति सभी ने की होंगी। ठीक है, तो बताइए, पश्चगमन है, दमन है, तदात्मीकरण है, विस्थापन है, सभी ने की होंगी भाई सुरक्षा युक्ति। और मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो दमन होता है, ठीक है, आंसर आप खुद ही लगा दोगे। जो दमन होता है इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार की भावना जो है वह अचेतन मन में उसको चली जाती है, जो उसकी कष्टदायक यादें रहेंगी, विचार रहेंगे, उसकी भावना रहेंगी। ठीक है, तो वो दमन कर देगा, ये सुरक्षा युक्तियाँ होती हैं भाई। ठीक है, तो वो दमन कर देगा उन चीज़ों का, उसके अचेतन मन में चली जाएगी, मतलब कि उनको फोर्सफुली भुला देगा चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन क्या होता है भाई, देखो विस्थापन कर देना, डिस्प्लेसमेंट कर देना। ठीक है, अपने संवेग विचार इच्छाओं को व्यक्त करने से असमर्थ होता है तो वो उसको विस्थापन कर देता है। ठीक है, समायोजित कर देता है। किस तरह से कर देता है, जैसे ऑफिस में बॉस अगर उसको डांटेगा तो वो घर आके गुस्सा निकालेगा। ठीक है, अपने बच्चों पर, इस तरह से उसको विस्थापन कर देता है। इस तरह से तदात्मीकरण क्या होता है भाई,
तादात्म्यकरण करना ये भी आपकी क्या है, सुरक्षा युक्ति है। इसमें क्या करता है तादात्म्यकरण में, से व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके रूप जैसा बना लेता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से प्रसन्न है तो वो उसी की तरह नकल करना की कोशिश करेगा, उसको तादात्म्यकरण फिर आत्मीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। बच्चे को देखकर क्या कर रही है, छोटी बच्ची जो है बिस्तर गिला करना शुरू कर दिया, तो पश्य गमन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, पश्य गमन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन के ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित, शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित, या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो, शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित, ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं पूछा था तो ये आपका ठीक रहेगा। बाकी आपके तीनों ही ठीक है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, बिल्कुल है। शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है भाई। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो अनुबंधन ऐच्छिक वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जानना, ए नंबर उसका सही, ठीक है, नहीं वाले का। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है। यह जानना साइकिल कैसे चलाएं प्रतीकात्मक ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, कोई विकल्प सही नहीं। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, प्रतीकात्मक ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण पूछा था तो आपका प्रतीकात्मक ज्ञान हो जाएगा। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है। ठीक है, एक बच्चा क्या है, सुबह उठने के बाद क्या क्या, ये चीज आपको बता रहा है, तो ये अर्थगत स्मृति है, संवेदी पंजीयन है, या फिर प्रक्रियात्मक स्मृति है, या फिर धारावाहिक स्मृति है। देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो है धारावाहिक स्मृति। ठीक है, धारावाहिक स्मृति है भाई, वो बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तो धारावाहिक हो जाएगा। संवेदी नहीं है, अर्थगत भी नहीं है, ठीक है, अर्थ भी नहीं है उसमें, प्रक्रियात्मक भी नहीं है। उसके बाद है भाई स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिसाखीय ठीक है सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है। देखो, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, या प्रायोगिक बुद्धि, यहाँ पे नहीं पूछा है भाई। ठीक है, नहीं पूछा है तो त्रिसाखी है, तो सृजनात्मक बुद्धि भी होता है, प्रायोगिक भी होता है, और विश्लेषणात्मक बुद्धि भी होता है, तो संगीतीय बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, संगीत का तो आप इजीली पहचान लोगे। 14 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है, ठीक है, तब कार का सीट बेल्ट बजना बंद हो जाता है, तो यह उदाहरण है सकारात्मक पुनर्वलन का, या फिर आपका नकारात्मक पुनर्वलन, सकारात्मक दंड का, फिर नकारात्मक दंड का। तो ये उदाहरण है भाई नकारात्मक पुनर्वलन का। ठीक है, नकारात्मक पुनर्वलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक और पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन सबने ही किए होंगे, सभी को इसका आंसर भी पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ, एक कथन है, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा कि पियाजे ने बताया। ठीक है, तो नैतिकता कोहलबर्ग ने भी दिया था, नैतिकता का सिद्धांत बता दूं आपका पियाजे ने भी दिया था। ठीक है, और ये जो कथन है ये आपकी जीन पियाजे के में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता का आरंभ। ठीक है, वो इसका सहयोग करेगा, वो इसका होगा, तो ये आपका सहयोग की नैतिकता का आरंभ, नैतिकता का ही सिद्धांत है ना, तो सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, तो नैतिकता का हो जाएगा, तो ए नंबर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका 60 नंबर। मीता ने खिलौना सांप से लगने वाले भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस कारण वापसी को क्या कहा जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, स्वैत पुनर्प्राप्ति, या विलोपन। तो इसको स्वैत पुनर्प्राप्ति कहा जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, ये सारे हमने किए हुए हैं। ठीक है, विभेद कर लेता है। उद्दीपक विभेदक होता है, जैसे हमने पावलार का सिद्धांत किया था, जब कुत्ते को ठीक है घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था, तो उसमें क्या कहा था, जब विभेदन उसको पता चल जाए, घंटियों का विभेदन जब उसको पता चल जाए कि ये घंटी बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा, तो कोई और घंटी बजाए तो उसको पता चल जाए कि इस घंटी के बजने से खाना मिलेगा, ना कि इस घंटे के वजह से। ठीक है, तो उद्दीपक कर रहा है, वो सामान्य उद्दीपक कर रहा है, तो
कोई भी घंटी बजा दो, उसकी लार टपकना शुरू हो गई थी कुत्ते की, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि घंटी बजेगी तभी खाना मिला। ब्लोपन ये चीज खत्म हो जाए। कुछ दिन बाद जैसे घंटी बजाई, खाना दे दिया, कुछ दिन बाद घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, तो क्या रहेगा, उसकी लार आने बंद हो जाएंगी। उसे पता है घंटी बजे ना बजे मुझे खाना नहीं मिलने का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो है स्वयं पुनर्प्राप्ति। पावलोव का सिद्धांत भी बहुत अच्छे से कराया, कर लेना। यहाँ पे अब इतना टाइम नहीं है, बहुत सारी चीजें करानी है, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण, तो समान प्रतिक्रियाएं करे, ठीक है। घंटी बजे और उसको जो है भोजन को देख के भी ला रहा है और घंटी को देख के भी ला रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा कथन सीमापत विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। सभी ने क्या भी वाइगोत्स्की का सिद्धांत, उन्होंने जेडपीटी का कंसेप्ट दिया था और एमक्यू के बारे में बताया था। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है भाई, बिल्कुल जुड़ा है, ठीक है। उन्होंने तो बताया था सीमापत विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो आपका ठीक है, नहीं पूछा भाई। बी है आपका, यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। मैंने आपको वो एग्जाम्पल्स भी दिया था, ठीक है। स्टेट के एग्जाम में आपको कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, और आप ला कितने रहे हो, आपका जो वास्तविक स्तर है वो कितना है, 60-70 तक है। अगर किसी की सहायता, किसी जैसे टीचर हो गई, मैं हो गई, कोई और भी आपका टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो, उसके थ्रू आप जो है 120 तक मार्क्स ले लेते हो और आपको चाहिए 90 नंबर। तो ये आपका क्या भी जो सीखने की आपकी क्षमता है उसको उच्च सीमा निर्धारित कर रहा है, ठीक है। अपने आप तो आप 60-70 ले पा रहे हो, ठीक है, आपको 90 चाहिए, और किसी की सहायता से आप 120 तक स्कोर कर जाओ तो वो आपकी क्षमता को उस सीमा तक निर्धारित करेगा। तो बी भी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। मैंने ये चीज आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाई थी। जिस बच्चे ने लाइव का सिद्धांत नहीं किया है, कर लेना। एक वीडियो है 50 मिनट की, उसमें 6 टॉपिक कराए हैं, ठीक है। 6 की 6 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना, वहीं आपको ये भी मिल जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है, यह उन कार्यों विक्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और न ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल है, ठीक है। बिना दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो खुद का स्तर था वो 60-70 तक ही पहुंच पा रहा था। तो सहायता से क्या है भाई, उसने अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है। तो सी भी है, यह उन कार्यों का उच्च सीमा है जिसमें बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं पूछा था तो डी का जो 17 नंबर रहेगा डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार का निर्वाह करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना, या आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन करना। तो इसका जो नहीं पूछा है तो आत्म केंद्रीय व्यवहार का अनुमोदन करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी अनुक्रिया को आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक से प्रयोग को कहते हैं सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक, दंड या फिर प्रेरक। 19 का क्वेश्चन बताइए आंसर क्या रहेगा। तो दंड कहते हैं इसको, ठीक है। किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं दंड। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर से उन्मुख होना संकेत है पूर्व लौकिक नैतिकता, पश्चिम लौकिक नैतिकता, या फिर आपका लौकिक नैतिकता, या फिर नैतिकता का सापेक्षिकता। अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने की, ठीक है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर रहेगा वो है भैया आपका सी, लौकिक नैतिकता, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका ब्रॉन फेयर इसका आंसर रहेगा सी। ब्रॉन फेयर के विकास के परिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्य स्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है। ब्रॉन फेयर देख सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल रहा है, जीन पियाजे से जरूर मिल रहा है, कोहलबर्ग से जरूर मिल रहा है, ठीक है, पुनर्वलन चैप्टर से जरूर मिल रहा है, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, पेपर्स को देख के कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो उन टॉपिक से तो ठीक है, नहीं अगर नहीं बना पा रहे हो तो उनको दोबारा से जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो वहाँ से आप गलती ना करो, कई बार ऐसा होता है चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वहीं आपका गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो एक बार अच्छे से देख लेना। ब्रॉन फेयर से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका जो इसका आंसर रहेगा 21 का, अभी मैंने समझा था, डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है एक्सोतंत्र, ठीक है। क्या कह रहा है, माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में है, तो एक्सोतंत्र में होता है। बहुत अच्छे से कराया था, जिस बच्चे ने वीडियो देखी उसको पता हो। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है, नहीं पूछा है। अधिगम अक्षमता बालक की आयु को निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। 22 का बताना भी आपको राइट आंसर। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की आयु को निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। 70 से कम क्यों होनी चाहिए, नेगेटिव है।
IQ जो लेवल होता है सभी बच्चों का अलग अलग होता है। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुदेशन के दौरान अनुदेशन के पूर्व किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है 23। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बी। इसका रहेगा रचनात्मक आकलन। ठीक है, यह आकलन जो है अनुदेशन के दौरान अनुदेशन के पूर्व में किया जाता है आपका रचनात्मक आकलन, और योगात्मक आकलन उसके बाद किया जाता है जब आपको पता चल जाता है। ठीक है, निदान आपको करना होता है तब। स्वाधीनता का सर्वप्रथम व्याख्या दी जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है भाई, स्वाधीनता का बताओ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लियो कैनर। ठीक है, मैं अब आंसर ही बताऊंगी डायरेक्ट यहाँ पे, आप ऑप्शन देख लो। ठीक है, और आंसर आपने लगा लिया होगा माइंड में, तो मैं आप डायरेक्ट आंसर बोलूंगी, मैं थक जाऊंगी ऐसे तो मुझे तेज तेज भी बोलना है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। 25 रहेगा विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैर से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम व्याख्या है? 25 नंबर का आंसर बताइए भाई। देखो, सिर से पैर की मैंने कराया है, सिर से पैर की मस्का दो मुखी हिंदी में इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, मस्का दो मुखी, सिर से पैर तक। एक होता है कि बाहर सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसको मस्का दो मुखी कहते हैं आपको सिर से पैर की तरफ, उसको कहते हैं भाई स्फेडोकोडल, और उसको कहते हैं प्रेक्सिडीमोडिस्टल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा 25 नंबर का बी, सिर से पैर की अवस्था। ये रही आपकी केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, इसको बाह्य अवस्था कहेंगे। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्याजे के संगठनात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? तो सम्मिलन, आत्मसात्करण, अनुकूलन, शेपिंग। 26 नंबर का आंसर दीजिए भाई। तो शेपिंग नहीं है भाई। देखो, आपने जीन प्याज किया होगा, आत्मसात्करण भी होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, अनुकूलन भी होना है, अनुकूलन स्थापित करना, सम्मिलन भी होता है। ठीक है, शेपिंग नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछा था तो आप डी करके आना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन द्वारा दिए गई बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? 27 का गार्डन के द्वारा। देखो, गार्डन ने जो 7 बुद्धियां समझाई थी उनमें भाषाई भी बुद्धि थी, जिनको भाषा की नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे वकील होते हैं, नेता लोग हो गए, भाषण अच्छे से देते हैं। संगीत, जिनको म्यूजिक संगीत की जो नॉलेज रहेगी वो होगी। तार्किक में क्या भाई, गणित की जिनको नॉलेज रहेगी तो गणित बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि रहेगी, इसका 27 का जो आंसर रहेगा डी रहेगा। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में ये चीज नहीं थी। बाकी भाषी बुद्धि भी बताई थी, संगीत भी बताई थी, और भी बताई थी 7 बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन से 28 नंबर क्वेश्चन है भाई। विलोपन, स्वैत पुनर्प्राप्ति, उद्दीपक, अभिवेदन। 28 का हो जाएगा आपका शेपिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का नहीं है? तो नहीं पूछा था तो शेपिंग था इसका। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। कमर पे थपकियां नहीं लगाते भाई। ठीक है, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उठा के उसको कमर पे थपकी लगाते हैं। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधित गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, या फिर सामाजिक क्या है भाई, अधिगम का। 29 नंबर का आंसर देखो, इसका बी हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास त्रुटि का भी गलत है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का भी गलत है, सामाजिक अधिगम का भी गलत है, तो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानार्थ। जीन पियाजे से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, सेपरेट वीडियो डाली हुई है, अच्छे से कर लेना, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। और नैतिक कॉलवर्क से एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 भी आ रहे हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखो 30 नंबर का जो आंसर रहेगा वो है आपका सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संरक्षण वाली मैंने कहती हूँ, स्टोर करते हैं बच्चे, तो वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। ठीक है, उसमें बच्चे क्या है, कार्ड हो गए, कंचे हो गए, इनको संरक्षण करते हैं। बहुत अच्छे से समझाए हुए भाई, एग्जाम्पल्स के थ्रू कर लेना, सीख लेना। ठीक है, संरक्षण करते हैं चीज़ों का, वो मूर्त संक्रियात्मक में करते हैं। उस क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौण नियम नहीं है? गौण नियम, देखो सबसे पहले बता दूं आपको, जो ये नियम दिए थे, ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम दिया था, एक दिया था गौण नियम। ठीक है, 2 नियम दिए थे। तो मुख्य नियम में 3 नियम थे भाई। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था, और प्रभाव का नियम था। ये 3 नियम थे। और बाकी नियम जो दिए थे वो थे भाई आपके 4 नियम थे। ठीक है,
ये 4 नियम थे, तो ये थे आपके गौण नियम में। ठीक है, तो गौण नियम का यहाँ पे पूछा नहीं है। तो देखो, बहु अनुक्रिया का नियम था, अभिवृद्धि का नियम था, तार्किक अनुक्रिया का नियम था। जो अभ्यास का नियम था ये मुख्य नियम था, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, ये मुख्य नियम का उदाहरण है, ना कि गौण नियम का। ठीक है, तो नहीं पूछा था तो आपका सी हो जाएगा, इस तरह से करना था। प्याजे के अनुसार संवेदी गामक, देखो प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्याजे कर लेना, जरूर बता दूं आपको, जरूर कर लेना, कहीं से भी कर लेना, बुक हो कहीं से भी कर ले, फिर प्याजे जरूर कर लेना, कभी प्याजे का कंसेप्ट से भी क्वेश्चन गलत करके आओ। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत कर लेना, सिद्धांतों से क्वेश्चंस आए हैं, अवस्थाओं से क्वेश्चंस आए हैं, प्याजे से आए हैं, नैतिक विकास से आए। तभी मैं बार बार कहती थी जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, तो 2-4 महीने हो गए मुझे चैनल पर काम करते हुए, मैंने तभी जब बता दिए थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे फोकस है सभी स्टूडेंट का, बता दो सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, 90 नंबर की तैयारी करवा रही हूँ मैं, तो और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं, सभी में फिक्स है, जैसे हिंदी हो गई, प्रत्यय उपसर्ग निश्चित है आएंगे, कारक है निश्चित आएगा। ठीक है, और आपका संज्ञा सर्वनाम आपको आने चाहिए, समाज से क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक संज्ञा से आता है। तो आपके इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे ना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएंगे कहाँ से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह से मनोविज्ञान के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मैंने सीरीज भी स्टार्ट की थी, जब सभी सब्जेक्ट के मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर। मैथ के होते हैं, इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के होते हैं, मोरल से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से आता है, प्रपोजिशन से क्वेश्चन आता है, नरेशन से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंजक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। फ्यू वाला, द फ्यू, लिटिल फ्यू, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है भाई, वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, मैंने 2 वीडियो डाली इंग्लिश की, जिस बच्चे ने नहीं देखी देख लेना। बाकी मैं एक इंग्लिश की और डालूंगी जिसमें मैं टेंस कराऊंगी, और एक 2-3 चीज़ें और एडवांस में कराने वाली हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, द ए फ्यू, द लिटिल, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये कंसेप्ट भी क्लियर करा दूंगी। तो चैनल पर बने रहे, चाहे सब्सक्राइब कर ले, नया बच्चा जुड़ा है तो, ठीक है, और तैयारी करते रहे जरूर, 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। प्याजे के अनुसार संपत्ति गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु जन्म से 1 माह, 4 से 8 है, 8 से 12 है, 18 से 2 वर्ष है। तो सेकंड नंबर का आंसर जो रहेगा वो रहेगा भाई 4 से 8 माह। ठीक है, प्याजे के अनुसार जो संवृद्धि गामक चरण का उपचरण रहेगा वो 4 से 8 माह रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी, कर देती हूँ मैं बी। मनोवैज्ञानिक जिसमें गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया वह है कूट लेविन, सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स या स्किनर। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई कूट लेविन। ठीक है, टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग किया था तो कूट लेविन रहेगा। RPGWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? विशेष आवश्यकता वाले, तो एसिड हमले के शिकार या प्रेमस्तिक पक्षाघात, इनमें से कोई नहीं है। एक दृष्टिबाधित बालक दिया हुआ है तो नहीं पूछा था भाई। ठीक है, तो 4 नंबर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सारे ही रहते हैं, एसिड हमले के शिकार वो भी रहेगा भैया आपका आवश्यकता वाला रहेगा। ठीक है, दृष्टिबाधित है वो भी, प्रेमस्तिक पक्षाघात ये भी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों ही है। देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? ये आपकी शिक्षण विधियां थी, ये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण विधियां होती हैं, और ये मैंने जो क्लासेस डाली है वहाँ पे नहीं बताई थी। मैंने कहा था कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने देखी क्लासेस, तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलेंगे तो मैं वही कवर करा दूंगी, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। रचनात्मक मूल्यांकन क्या रहेगा? योगात्मक मूल्यांकन। अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला था, अभी मिला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो ये आप समझ लीजिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या रहेगा और योगात्मक मूल्यांकन क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कोई टॉपिक ऐसा मिलता है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो मैं वो करा दूंगी। ठीक है, बाकी जो जैसे सिद्धांत हो गए, कौन से मनोविज्ञान ने कौन सा सिद्धांत दिया, मैंने सारी चीजें करवाई हुई हैं, सेपरेट डाली हुई हैं, सभी आपको मिल जाएंगी। मैंने 95 सिद्धांत डाले हैं, वहां से आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन सिद्धांतों से ही पूछे जाते हैं। देखो रचनात्मक मूल्यांकन समझो और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या रहता है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और योगात्मक को सम्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें पहले बच्चे की कमियों का पता लगाएगा, जानेगा सबसे पहले। ठीक है, कौन? टीचर जानेगा। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले सबसे पहले आपकी बीमारी का पता करता है, आपको क्या बीमारी है आपसे जानेगा। ठीक है, या फिर जैसे करेगा कुछ भी, देखेगा बुखार चेक करेगा, तो पहले वो पता करेगा
सारी चीज़ें पता करेगा कि क्या बीमारी है, किस वजह से परेशानी उसको हो रही है। तो उसी प्रकार से बच्चे का भी मूल्यांकन करेगा। रचनात्मक मूल्यांकन में ये चीज़ आएगी, ठीक है। योजना बनाएगा और योजना बनाने के बाद पहले देखेगा, उसका फिर पता करेगा कि हाँ इसको ये दवाई देनी चाहिए, तो दवाई देना ही क्या रहेगा, योजना रहेगी, ठीक है। या फिर टीचर देखेगा, कमी का पता लगाएगा और फिर सोचेगा कि मुझे इस तरह से सुधार करना चाहिए, किसमें, बच्चे की पढ़ाई में। तो ये रहता भी आपका रचनात्मक मूल्यांकन। और उसके बाद जब वो उस कार्य को करता है, योगात्मक मूल्यांकन में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर वो प्रयोग करेगा, फिर वो इलाज करेगा, दवाइयाँ देगा, तो वो क्या रहेगा आपका योगात्मक। उसको पता चल गया, निदान उसने कर लिया, फिर उसका प्रयोग करेगा, बच्चे को दवाई देगा, मतलब बच्चे को समझाएगा, पढ़ाएगा, उस तरीके में चेंजिंग करके बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। तो वो रहता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निर्देशन के दौरान योजना बनाना निदान के लिए किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। पहले निदान करना है, योजना बना रहा है, तो कहाँ बनाता भाई, रचनात्मक में बनाता। उसके बाद जब करेगा, पढ़ाएगा उस तरीके से, तो योगात्मक मूल्यांकन हो जाता है। पहले रचनात्मक करते हैं, फिर आपका योगात्मक आता है। पहले निदान करेगा, फिर उस पर कार्य करेगा। शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपके गृह कार्य पूरा नहीं किया, आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता। तो यह उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बल का, दंड का, सकारात्मक पुनर्बल का, सप्रशनीय पुरस्कार का। ये भी करवा रखे हैं भाई। छठे का जो आंसर रहेगा वो दंड का, दंड दे रही है वो उसने, क्योंकि उसने कक्षा का कार्य नहीं पूरा किया। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवैदिक गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो वर्गीकरण की योग्यता किस तरह से भाई वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देगा, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसे पता चल जाएगा। जैसे 2 गिलास दिए बच्चे को, ठीक है, 2 गिलास है, एक लंबा है, ठीक है, एक लंबा है, एक चौड़ा ज़्यादा है। जब उनमें पानी है, समान मात्रा में उनको पानी दिया जाता है, ठीक है। तो लंबे गिलास में उतना ही पानी ज़्यादा दिखेगा, जो चौड़ा गिलास है उसमें कम दिखेगा, लेकिन पानी है जो बराबर है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, जो छोटा बच्चा रहेगा पूर्ण संक्रियात्मक, तो उसको लगेगा कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है, तो वो उस गिलास को लेगा कि मैं तो इस गिलास के पानी को या जूस को इसको पीऊँगा, ठीक है। बाकी जब बच्चे को समझ में आ जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था में, तो उसको पता चल जाएगा दोनों में ही सेम है, तो वो किसी को भी चुन लेगा। तो ये जो वर्गीकरण की अवस्था रहेगी, योग्यता रहेगी, ये मूल संक्रियात्मक में हो जाएगी, ठीक है, अवस्था में। तो ये विकास हो जाता है, चीज़ों का पता चल जाता है मूल संक्रियात्मक अवस्था में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, मैं क्लियर भी कर रही हूँ और चीज़ों को फास्टली चल भी रही हूँ। दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी, वीडियो आधारित, दृश्य सामग्री, प्रशात्मक, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, सप्रशात्मक, ठीक है। जो दृष्टिवादी बालक रहेंगे वो स्पर्श करके चीजों को समझते हैं। वीडियो तो भाई वो जब अंधे हैं, वो दृष्टिबाधित हैं, आप सोचिए, तो वीडियो को देख के कैसे समझेंगे भाई, वो दृश्य सामग्री देखना ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, स्पर्श से करके, ठीक है, चीजों को स्पर्श करेगा और चीजों को जो है शिक्षण प्रभावी होगा। मॉडलिंग की संकल्पना दी थी, इसका आंसर सी है, मॉडलिंग की संकल्पना दी थी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, जेबी वॉटसन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा। मॉडलिंग की संकल्पना अच्छे से क्या हो, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी मॉडलिंग की संकल्पना, ठीक है, जिसमें उसने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। 3 साल की बच्ची थी जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने 3 फिल्म दिखाई थी उस बच्चे को। तो समाज वाली फिल्म दिखाई, तो वो अपनी डॉल के साथ समाज के द्वारा प्रयोग करने लगी, समाज में कार्य होते ऐसे कार्य करने लगी। हिंसा वाली दिखाई तो वो उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। प्यार वाली दिखाई तो उसके साथ प्रेम करने वाली। तो क्या होगा, मॉडलिंग की इसकी संकल्पना इसको कहा गया था, ठीक है, मॉडलिंग के द्वारा। अल्बर्ट बंडूरा इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। तो यही चीज़ थी अल्बर्ट बंडूरा का, आप ध्यान रख लेना, उनके नाम भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चे को टेबुलर रसाई खाली स्लेट माना है, किसने माना भाई खाली स्लेट बच्चे को, निम्नलिखित में से बताना। फ्रायड ने, पियाजे ने, स्किनर ने, जॉन लॉक ने। तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक, ठीक है। तो फ्रायड, पियाजे, स्किनर की थ्योरी करवाई हुई है, जॉन लॉक ने इसको खाली स्लेट माना था। तो इनकी यही डेफिनेशन ही ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने संगठनात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया, सभी को पता होगा समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। एक 3
साल का बच्चा कहता है सूरज क्रोधित है, यह उदाहरण है भाई, सूरज क्रोधित है। तो ये एनिज्मिज्म का है, आत्म केंद्र का आलोचना है, अंतर्ज्ञान है। तो ये जो सूरज क्रोधित है, ठीक है, तो ये एनिमिज्म में आता है। ठीक है, 12 नंबर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई आपका ए, एनिमिज्म में आता है। इसमें जब बच्चा बहुत सवाल जवाब करता है, छोटा बच्चा है, तो इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है? संगीत संबंधी बुद्धिता, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का, स्पाशियल बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। गार्डन के द्वारा जो 7 बुद्धियां दी गई थी, बताई गई थी। देखो इसका जो आंसर रहेगा 30 नंबर का आंसर रहेगा आपका डी, विश्लेषणात्मक बुद्धि वहां पे नहीं थी। ठीक है, बाकी तीनों थी ये। 14 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, टैग कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? श्रवणवादी, मेधावी वाली, बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों, ऑटिज्म वाले बालकों। तो ये किया जाता है भाई ऑटिज्म। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिकता विकास का अध्ययन किया? 50 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कॉलवर्ग, पियाजे, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉलवर्ग ने भी दिया था और पियाजे ने भी दिया था। ठीक है, तो ए भी दोनों हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका आंसर। 60 नंबर है, शिक्षण को प्रत्येक माह के आखिरी में वेतन दिया जाना प्रबंधन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? तो देखो स्थिर अनुपात, चर अनुपात, चर अंतराल या फिर स्थिर अंतराल। तो इसका आंसर रहेगा स्थिर अंतराल। ठीक है, स्थिर अंतराल का पुनर्वलन हो जाएगा। यह किसका दृष्टिकोण है कि बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? भाषा जो उन्होंने डिवाइस दिया था ना, तो ये वो डिवाइस था। ठीक है, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो ये यंत्र के बारे में पूछा है, ये दिया था आपका नॉम चॉम्स्की ने, एलईडी का वाला। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ध्यान रख लेना। हिंदी में कहता है उसको भाषा ग्रहण उपकरण। तो ये किसने दिया था, विद्यमान होता है, चॉम्स्की ने बताया था इसके बारे में। शिक्षण का हाँ, शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? ब्रूनर ने, पावलोव ने, पियाजे ने, आशुवेल ने। क्या कह रहा भाई, अग्रिम संयोजक। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आशुवेल। ठीक है, ब्रूनर ने भी नहीं, पियाजे ने भी नहीं और पावलोव ने भी नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वीने ने, जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डन ने। सभी को पता होगा भाई, हार्वर्ड गार्डन ने दिया था, हार्वर्ड गार्डन। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा बतानी है। जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जिनमें से कोई नहीं। मुख्य अवस्था तो 20 नंबर का जो आंसर रहेगा वो है भाई ए, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष मुख्य अवस्था होती है। इसमें बच्चा चूसता है, काटता है। ठीक है, तो ये जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था रहेगी। नेक्स्ट है 21, दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी कहलाती है। तो प्रक्रियात्मक स्मृति है, तात्कालिक स्मृति है, एपिसोडिक स्मृति है या संवेदिक स्मृति है? दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को करे कैसे करें से जुड़ी कहलाती है। 21 ए, प्रक्रियात्मक स्मृति। सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया था? त्रिपक्षीय सिद्धांत स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक, बी ने, स्टर्नबर्ग। तो ये दिया था आपका 22 का दिया था भाई आपका डी। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने, त्रिपक्षीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। उसके बाद अभी आपका वह नियम जो अधिगम से गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। समानता का नियम, क्लोजर का नियम, निकटता का नियम, उपयोग का नियम। तो नहीं पूछा है, अधिगम में गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयोग का नियम नहीं है। बाकी निकटता से, ठीक है, समग्र रूप से देखना, समानता, क्लोजर तीनों ही है भाई आपके। ठीक है, क्लोजर का नियम, क्लोज, तो उपयोग का नियम हो जाएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो है आपका उपयोग का नियम। नहीं पूछा था इसलिए आपका डी है। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। शिक्षक ने प्रयोग किया प्राथमिक पुनर्वलन, द्वितीय पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, उपयोग में से कुछ नहीं। एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत, ठीक है, वांछनीय व्यवहार मतलब कुछ गलत व्यवहार के उपरांत भी शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। तो ये किस प्रकार का पुनर्वलन उसने दिया बच्चे को? 24 का जो आंसर हो जाएगा भाई वो है आपका बी। ठीक है,
तो द्वितीयक पुनर्वलन हो जाएगा। परिस्थिति तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है? भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मुझे तो भी नहीं पता था इसका तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है इसमें से। सुषम तंत्र, बृहत तंत्र, मीजो, एक्सो, मैंने अच्छे से करवा दिया भाई ये। ठीक है, अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, अच्छे से देख लेना। वहां से 25 का नंबर बृहत तंत्र में होते हैं आपके मूल्य वगैरह। ठीक है, बृहत तंत्र में देखो यहाँ पे हिंदी में पूछ लिया था। ठीक है, और वहां पे मैक्रो तंत्र क्या है, इंग्लिश में पूछ लिया था। हिंदी वाले क्वेश्चन में इंग्लिश लिख दिया था, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने वहां पे दोनों चीज बताई है, तो ये आपका बृहत तंत्र हो जाएगा। वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। वर्तमान स्कीम तो तदात्मीकरण कहलाती है, आत्म सातकरण कहलाती है, संगठन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती है। 26 नंबर का आंसर बताइए भाई जल्दी से। देखो 26 का जो आंसर रहेगा ए। ठीक है, तादात्मीकरण कहलाती है स्कीमा, सभी को पता होगा, तो इसका आंसर रहेगा तदात्मीकरण। आई होप कि आपका एनालाइज हो पा रहा है। अगर किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अभी भी उसमें सुधार कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, अभी टाइम है। ठीक है, कर सकते हो अभी। 27 नंबर का जो आंसर क्वेश्चन रहेगा भाई 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा, भूख। तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो भूख है। ठीक है, ये अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। बाकी अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा ये अर्जित होती हैं, ये अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, किसी काम में आपको रुचि आने लगी तो ये अर्जित हुई। अभिवृत्ति, जिज्ञासा, ठीक है, क्यूरियोसिटी आप में आ रही है तो किसी कारण ही तो आ रही है। पर भूख क्या है भाई आपकी, ये तो आपको जन्मजात ही है। ठीक है, तो आपको जन्म होते ही आपको आने लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? विकासात्मक दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग। 28 का बताइए राइट आंसर। तो इसका सी हो जाएगा, बौद्धिक अक्षमता। 28 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? ब्रोका क्षेत्र, फ्रंटल खंड, पश्चिम मस्तिष्कीय खंड, ओसिपिटल खंड। 29 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोका क्षेत्र। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है? 30 नंबर है भैया आपका, तो ए हो जाएगा स्किनर। प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित है जो स्किनर के द्वारा है। ठीक है, तो ये आप पूछेंगे। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। अभी ज्ञानेंद्रिय सभी को पता होगी। शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? देखो शिक्षण प्रक्रिया भी होता है, अधिगम प्रक्रिया भी, तो अधिगम उत्पाद प्रक्रिया ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक है उसको साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। भाई देखो एक शिक्षक है साधन संपन्न, पर्याप्त धन से भाई क्या मतलब है, कुछ भी हो उसके पास। ठीक है, हमको तो शिक्षक चाहिए, और शिक्षक ऐसा चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को सुन सके और हमको समझा पाए। उसके पास प्राप्त ज्ञान होना चाहिए, ना कि प्राप्त उसके पास धन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सही पूछा भाई, ये आपका गलत है पहला। उसके उच्च अधिकारियों को से संपर्क होना चाहिए। भाई उच्च अधिकारियों से संपन्न हो या निम्न से हो, ठीक है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक शिक्षक है, बच्चे को शिक्षा देनी आनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा। देखो विद्यार्थियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्राप्त ज्ञान उसके पास होना चाहिए, तो सी नंबर आपका राइट हो जाए। पेडागोजी का क्वेश्चन था, इस तरह से निकाल लेना पॉजिटिव। ठीक है, जो इनमें सबसे ऑथेंटिक और पॉजिटिव चीज दे रहा हो, तो क्या रहेगी भी, विद्यार्थियों की समस्या को हल करना आना चाहिए, वही आपका बेस्ट शिक्षक होगा। और बता दूं फ्रेंड्स, देखो जो आपका सीटेट का पेपर होगा, ठीक है, एस्टेट के बाद सीटेट की तैयारी शुरू करने वाले हैं इसी चैनल से। तो जो बंदे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका पेपर है सीटेट का, तो वो चैनल से जुड़े रहे, बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, एस्टेट से भी ज़्यादा, क्योंकि एस्टेट के लिए इतना समय नहीं मिल पाया था, सिलेबस हमने बहुत जल्दी कवर किया है भाई। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मैंने 90 नंबर का सिलेबस कवर कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत ही, मेरे चैनल भी 4 महीने ही हुए हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था। उससे पहले सीईटी की तैयारी कराई थी बच्चों की, तो सीटेट की तैयारी करवाऊंगी। 10 से 15-20 दिन जो बचे हुए हैं, बेस्ट तैयारी रहेगी, 120 प्लस का टारगेट रहेगा। ठीक है, अपने इस चैनल से। तो जो बच्चे सीटेट का पेपर दें, चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, आपका एस्टेट के पेपर होते ही क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सीटेट के लिए। पेडागोजी इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, 75% का रोल होता है भी पेडागोजी का,
लेवल 1 में और लेवल 2 में। तो 75 की जो पेडागोजी रहेगी, ठीक है, उंगलियों पे रट जाएगी कि आंसर्स कैसे निकालने हैं। बहुत अच्छे से करवाएंगे, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। 120 प्लस का टारगेट आपको रखना है और 120 प्लस मार्क्स आपको लेने हैं, ठीक है। इस चैनल पे जुड़े रहना, बहुत अच्छी क्लासेस आएंगी और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन बच्चा सीटेट का पेपर देगा, सभी कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल पर से जुड़ा रहना है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए क्या चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, समिति उत्तर वाले प्रश्न या प्रत्यक्ष प्रश्न। थर्ड नंबर का आंसर है भाई मुक्त उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, मुक्त उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्रमंडल, स्वास्थ्य, अपंग या बुद्धि। कारक इनमें से नहीं पूछा है, तो ए हो जाएगा। मित्रमंडल नहीं है, अपंग भी एक कारक होता है, स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़े तो वो भी है, बुद्धि भी बिल्कुल है, तो मित्रमंडली। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना। तो इसका जो आंसर रहेगा विषय वस्तु की समझने की समस्या, ये समस्या से संबंधित है, ठीक है। कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, कक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना, ये नहीं है, ठीक है। विषय वस्तु को समझने की समस्या रहेगी आपकी अधिगम से संबंधित समस्या, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? भाई बालक के विकास को इनमें से कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? आनुवांशिकता है, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण, तीनों ही हो जाएंगे। आनुवांशिक से भी इफेक्ट पड़ता है भी बालक के विकास पे, सामाजिक वातावरण से भी इफेक्ट पड़ता है समाज में, ठीक है, कैसा उसको समाज मिल रहा है, वातावरण कैसा मिल रहा है, भौतिक वातावरण भी बिल्कुल रहेगा। तो छठे का जो आंसर रहेगा वो है डी, उपयोग सभी, ठीक है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? देखो मनोविज्ञान से भी क्वेश्चन आ रहा है, एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है मनोविज्ञान की, छोटी सी वीडियो 10 से 15-20 मिनट की है शायद, अगर कर लेते हो तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था, ठीक है, दर्शन शास्त्र से ही आया आपका मनोविज्ञान। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, नहीं है, पेडागोजी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों में विभिन्नता का ध्यान रखना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा पाठ्यक्रम को दोहराना। नहीं पूछा था तो नेगेटिव होता है पाठ्यक्रम को दोहराना, ठीक है। दोहराना, रिपीट करना, ये क्या है भाई, रटना, ये नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं करने हैं। शैक्षिक गतिविधियां बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, बच्चे को क्वेश्चन पूछे इस चीज की स्वतंत्रता देनी चाहिए। रुचियों में विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी बच्चे का किस तरह से रुचि है तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए, तो डी भी हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे नहीं है वो पाठ्यक्रम, बी इसका हो जाएगा, नहीं पूछा था हमसे, ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक बुद्धि या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? भी सीखना, परिपक्वन, सीखना या परिपक्वन दोनों, सामाजिक मानदंड। देखो 9 का जो आंसर रहेगा वो है सीखना और परिपक्वन दोनों, ठीक है। परिपक्वता जब होगी, बच्चा मैच्योर होगा तो बहुत अच्छे से समझेगा, सीखना भी है, ठीक है, तो दोनों ही है, बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। किस प्रकार, टिक कर देती हूँ, किस प्रकार के विकास में एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास में, नैतिक विकास में, बौद्धिक विकास में, संवेगात्मक विकास में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भाई आपका सी, बौद्धिक विकास में, ठीक है। एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध होता है आपका भौतिक विकास में। उसके बाद है भाई आपका बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार कर सकते हैं, उन्हें दंड देकर सुधार कर सकते हैं भाई, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, या फिर सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, या फिर सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक करके सुधार सकते हो, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, या फिर साधन संपन्न बालक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 12 नंबर क्वेश्चन है, तो डी हो जाएगा, साधन संपन्न बालक, ठीक है। तो धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी विशिष्ट बालक हो जाएंगे, सृजनशील बालक भी हैं और शारीरिक रूप से विकलांग भी है, तो साधन संपन्न बालक आपके विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं प्रेक्षित
की जाती हैं। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, फिर लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग। देखो, जो लड़कियां होती हैं शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, ठीक है। देखो कि लड़कियां ज्यादा जल्दी बड़ी लगने लगती हैं, तो यही कारण होता है, ठीक है। तो लड़कियों की एज और लड़कों की एज सेम होगी, लेकिन लड़कियां क्या हो रहेंगी, आपसे बड़ी लगेंगी, तो ये होता है। इसका जो आंसर रहेगा सी हो जाएगा। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है? नियमों के प्रति गणना, स्वायत्ता, किशोरावस्था, अखंडपन या परिपक्वता। 14 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके स्वायत्ता, ठीक है। तो स्वयं नियंत्रित से समझ लेना, स्वायत्ता कर रहा है। उसके बाद है अभ्यास द्वारा सीखना, जिसका परिमार्जन है वह है अभिप्रेरणा है, व्यवहार है, मूल प्रवृत्ति है, अंतर्मोद है। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है भाई। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है व्यवहार, ठीक है। अभ्यास द्वारा सीखना, जिसका परिमार्जन हुआ वह व्यवहार होता है। 15 नंबर का बी हो जाएगा, व्यवहार होता है, अभिप्रेरणा नहीं, व्यवहार है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यकता नहीं है, या फिर सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिमाण होता है, सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो बताइए भाई 60 नंबर का आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग। देखो, सृजनशील के लिए चिंतन आवश्यकता नहीं है, ये होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। तो सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोला है, बाकी ये गलत हो जाएगा। आवश्यकता होती है ना कि नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ठीक है, पॉजिटिव है, तो तीनों ही ठीक है। नहीं पूछा था तो नहीं आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? अहम केंद्रितता का, अभिरुचियों का, तर्क शक्ति का, प्रेक्षण की योग्यताओं का। 17 का बताइए राइट आंसर। अहम केंद्रितता। उसके बाद चलते हैं, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा सत्य है? व्यक्ति अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है भाई डी, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, असत्य पूछा था भाई, ठीक है। तो अपूर्व और विशिष्ट भी होता है, वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त उपज भी होता है, ठीक है। आपका व्यक्तित्व और व्यक्ति के अर्धचेतन अचेतन व्यवहार तक भी फैला होता है। तो नेगेटिव पूछा था, तो फोर्थ आपका नेगेटिव है, सीमित नहीं है, ठीक है। सीमित लिखा है, सीमित आपका नेगेटिव है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, प्रचुर मात्रा में रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा में, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। 90 नंबर क्वेश्चन है डी। तो सहयोगात्मक अभिवृत्ति इज द राइट आंसर। अधिगमकर्ता को बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। कि बालकों को दें प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते में 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधार में मदद नहीं करता? स्मृति के सुधार में मदद नहीं करता। दोहराना अभ्यास, ताल अथवा लय की सहायता लेना, विषय सामग्री की उचित समूह में व्यवस्थित करना, या फिर अभिप्रेरक विस्तृत का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा 21 नंबर का। तो इसका जो आंसर रहेगा अभिप्रेत विस्मृत का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। दोहराना अभ्यास बिल्कुल होता भी सुधारने में, ताल लय की सहायता भी होनी चाहिए, ठीक है। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, विषय सामग्री का उचित समूह को व्यवस्थित करना, ये भी है। तो इसका जो आंसर रहेगा डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा। कई नवीन आंतरिक और तथा बाहर परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। आत्म चेतना कम हो जाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। तो आत्म चेतना कम हो जाती है, ये गलत है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है भाई, अवलोकन है, व्यक्तित्व परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, उपयोग सभी है।
तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 23 का। तो उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं अवलोकन भी करते हैं, परीक्षण भी करते हैं, बुद्धि परीक्षण, सारे ही इसके राइट आंसर रहेंगे। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण बुद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एकीकरण, निरंतरता, सामान्य से विशेष, विशेष या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी को पता होगा भाई एकीकरण का। ठीक है, 24 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एकीकरण। सबसे पहले देखो बच्चा क्या है, उंगलियों को चलाएगा, फिर हाथ को, ठीक है, इस तरह से, फिर उनको समग्र रूप से उनका प्रयोग करेगा, उंगली और हाथ का समग्र रूप से, ठीक है, मुट्ठी बना के ऐसे पकड़ लेगा। तो यहाँ ए एकीकरण का सिद्धांत है, बहुत अच्छे से कराए हुए हैं सिद्धांत, इजिली आंसर कर लोगे। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, अभी कराया था मैंने ये, तूफान की और उसकी अवस्था क्या कहलाएगी? स्टैनले होने के अनुसार, यहाँ पे कथन पूछा है कि इनके अनुसार सिद्धांत। 25 का स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था। ठीक है, स्टैनले हॉल के अनुसार बताना, इनके कथन के अनुसार। 25 का जो आंसर रहेगा वो है सी, किशोर अवस्था। ठीक है, आदि तूफान की अवस्था कौन सी होती है भाई? आपकी किशोर अवस्था होती है। 26 है, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे? आपकी कक्षा है, आप टीचर हो, एज ए टीचर देखो आप टीचर हो, ठीक है, क्लास में आपकी कक्षा में कोई बच्चा है, ठीक है, गलत प्रश्न पूछ लिया उसने, गलत प्रश्न कक्षा में पूछ लिया उसने, विद्यार्थियों को डांटोगे, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को हल करोगे, उदाहरण देकर गलती बताओगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव से समझाएंगे। तो इसका जो आंसर है ना आपको कमेंट बॉक्स में देना। 26 का एक क्वेश्चन और पूछा था, जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देखी है, ठीक है, 26 का आंसर देना है, मुझे भी पता चले कितने सस्पेंस के साथ आप वीडियो को कंप्लीट देख रहे हो। ठीक है, एग्जाम के लिए आप कितना ज़्यादा अंदर से मोटिवेट हो। ठीक है, तो 26 का आंसर देना है अपने आप को एक टीचर मान के कि आपकी कक्षा में एक बच्चा होगा, वो गलत प्रश्न पूछेगा और आप उसको किस तरह से जो है करोगे, डांटोगे उसको, उसके प्रश्न को सही करोगे, क्या करोगे। तो इसका आंसर देना भी 26 का, सबका ही कमेंट पढ़ूंगी और सबका ही रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, 26 का आंसर सभी को बताना है। सहपाठियों को दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए, मैंने आपकी इतनी सारी तैयारी करवाई अच्छे से कि आपने कितनी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चंस कितने आंसर सही निकाल पा रहे हो। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। 27 का तो ये हो जाएगी प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है, प्रारंभिक सहपाठियों का दबाव जब उससे अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है, तो फ्रेंड्स का दबाव पे प्रभाव डालता है, प्रारंभिक किशोरावस्था रहेगी। किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण होता है? ठीक है, विद्यालय में खेलते हुए का निरीक्षण कर रहा है, तो ये औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, सहभागी होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का तो इसका जो आंसर रहेगा ये अनौपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक निरीक्षण करना अनौपचारिक हो जाएगा विद्यालय के मैदान में। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? 29 का बताइए भाई राइट आंसर। बालक के वातावरण दृष्टिकोण के में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, या बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, या ध्यान नहीं देंगे, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान दोगे। समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करोगे? आप टीचर हो, एक समस्यात्मक बालक आपकी क्लास में है, तो किस तरह से आप परिवर्तन लाने के लिए उसमें आप किस तरह से प्रयास करोगे? 29 का आंसर देना है आपको इनमें से। देखो, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करोगे। ठीक है, परिवर्तन लाओगे, उसमें प्रयास करोगे जिससे क्या है वो समायोजन कर पाए सभी के साथ। तो इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक का नियम सीखने में पुरस्कार और दंड को महत्व बताता है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। 30 नंबर का आंसर बताइए भाई। ये प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है, प्रभाव बिल्कुल पड़ता है सीखने में। पुरस्कार दोगे, ठीक है, पुरस्कार दोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी बच्चा है पुरस्कार दोगे तो उसको अच्छा लगेगा और वो किसी कार्य को और अच्छे से करेगा। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से ग्रहण करेगा, सीखेगा अच्छे से, और आगे भी पुरस्कार के लिए वो कार्य करेगा। तो जो है प्रभाव पड़ेगा भाई।
और दंड दोगे तो उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये जो थॉर्नडाइक के नियम था, मुख्य नियम गौण नियम, दो नियम दिए थे और मुख्य नियम के ये तीनों ही रहेंगे। ठीक है, और प्रभाव पड़ता है भाई पुरस्कार और दंड देने से। तो ये आज के ये क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं भैया, लगभग आपके 120 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे ही, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही लेवल के क्वेश्चन थे और तीनों ही लेवल के बच्चों के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर ज़रूर बताना है। ठीक है, एनालाइज करना है अपना, किसी टॉपिक में क्वेश्चन गलत बना है तो उसका सुधार कर लें, यूट्यूब की मदद लें, मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं उनकी मदद ले सकते हैं। जो बुक मटेरियल आपके पास है उसकी मदद लें, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उसकी मदद लें। लास्ट टाइम में अपना एनालाइज आपने कर लिया, क्वेश्चंस आपने कर लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उसकी हेल्प करें, मतलब उसकी किसी भी सोर्सेज से उसमें अपनी जो है उसको सुधार लें, अभी टाइम है। ठीक है, तो गलतियों को सुधार लें। एग्जाम में, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। एग्जाम में पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव माइंड से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम सभी स्टूडेंट को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।